हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद दिव्या साहू। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत अभी हमने व्यक्तिगत संप्रेषण पढ़ा था। आज हम सामूहिक संप्रेषण पढ़ेंगे। सामूहिक संप्रेषण को कलेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। सामूहिक संप्रेषण का अर्थ है कक्षा शिक्षण। तो विद्यालय में एक ऐसी मानसिक योग्यता वाले छात्रों के अनेक समूह बना लिए जाते हैं। साधारणतया यानी सामान्य जो बच्चे कैटेगरी के होते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता वाले, उनका एक समूह बना लिया जाता है। जैसे कि कक्षा कक्ष में सभी बच्चे बैठते हैं, साधारणतः इनको कक्षा कहते हैं। ये कक्षाएं सामूहिक इकाइयाँ होती हैं। शिक्षक इन कक्षाओं में जाकर सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा देते हैं। इस विधि से एक कक्षा में सभी छात्रों के लिए सामूहिक शिक्षण की विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सामूहिक संप्रेषण के क्या गुण हैं। तो सामूहिक संप्रेषण में क्या अच्छाई है, क्यों अच्छा है सामूहिक संप्रेषण। तो पहली बात तो ये पूरी कक्षा के बच्चों को आप एक साथ पढ़ा सकते हैं, ये इसका गुण है। ये विधि सरल और सस्ती है। अपना बहुत ही सरल और सस्ती है। सरल इसलिए कि आपको एक एक बच्चे को अलग अलग नहीं देखना, आप सभी बच्चों का शिक्षण एक साथ कर सकते हैं। सस्ती है कि अगर बच्चे भी उस शिक्षण में हिस्सा लेते हैं, पढ़ने आते हैं, तो सभी की फ़ीस कम होती है। अगर आप आप देखते हैं कि ट्यूशन फीस अधिक होती है और एक साथ जब शिक्षण होता है तो वो फीस कम होती है। यह विधि व्यावहारिक है। आमतौर पर सभी स्कूलों विद्यालयों में आप देखते हैं तो इसी शिक्षण का प्रयोग होता है, सामूहिक संप्रेषण का ही प्रयोग होता है। सभी बच्चों के साथ एक साथ संप्रेषण करके उन्हें पढ़ाया जाता है। यह विधि अधिक व्यावहारिक है क्योंकि यही विधि अधिक प्रचलित है। यह विधि छात्रों के को व्यवहार कुशल बनाती है। जब सभी छात्र एक साथ पढ़ते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो वो व्यवहार कुशल बनते हैं। बालकों के संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण करते हैं। इस विधि से शिक्षा देने में बालकों की तर्क शक्ति, कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है। उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन बालकों के लिए इसी विधि के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला तथा कविता के लिए उपयुक्त होती है। कविता में सामूहिक शिक्षण या सामूहिक संप्रेषण की अधिक आवश्यकता होती है। इस विधि से शिक्षण देने में अनुकरण की भावना बालकों में उत्पन्न होती है। छात्रों को सुझाव तथा नवीन ज्ञान प्रदान करती है। यह विधि छात्रों में शिक्षण के प्रति उत्साह उत्पन्न करती है। जब बच्चे सभी एक साथ सीखते हैं तो उनमें शिक्षण के प्रति उत्साह होता है, क्योंकि वो खेल खेल में चीज़ें सीखते हैं, जिसे सीखने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करते हैं। वो खुद ही प्रयास करने लगते हैं सीखने के लिए। बच्चों में कंपटीशन होगा तो वो और भी अच्छा सीखेंगे कि हमको इनसे आगे चलना है। बालकों की उत्तर देने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। किसी ने उत्तर दिया, सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, तो दूसरा बच्चा भी कहता है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, तो हमारे लिए भी क्लैपिंग होगी। कक्षा शिक्षण से बालकों में विचारों का आदान प्रदान होता है। वो आपस में बात करते हैं, इतने सारे बच्चे होते हैं। इस प्रकार कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, आपस में खेलते हैं। छात्रों को योग्य नागरिक बनाने का प्रशिक्षण देती है, व्यवहारिक होती है, समाज के संपर्क में लाती है यह विधि। अब इस विधि के कुछ दोष हैं। इस विधि को बाल केंद्रित या मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप प्रत्येक बच्चे को उसकी व्यक्तिगत क्षमता के अकॉर्डिंग इसमें ध्यान नहीं दे सकते, उसको शिक्षा नहीं कर सकते। हर बच्चे का पर अलग अलग आप ध्यान नहीं दे सकते, इसलिए इसे बाल केंद्रित या मनोवैज्ञानिक विधि नहीं कहा जा सकता। इसमें बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं की अवहेलना की जाती है। ऐसा तो नहीं है कि किसी बच्चे को अगर पढ़ना पसंद है, दूसरे बच्चे को खेलना पसंद है, तो आप खेल मेथड का यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, पर किसी को रटे रटाए मेथड ही पसंद है। तो हर बच्चे का अपना अपना एक गुण होता है। किसी को खेल विधि से पढ़ना पसंद है। कभी कभी आप थियोरटिकल वे में पढ़ाते हैं, तो कक्षा को आप पूरी पढ़ा रहे हैं, तो किसी की जो है रुचियों की अवहेलना भी होती है। इस प्रकार से शिक्षण देने में बालकों के व्यक्तिगत भेदों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सभी बालकों को एक समान शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर एक समान शिक्षा मिलती है, तो व्यक्तिगत रुचियों और भेदों पर ध्यान कम जाता है। समय सारणीबद्ध शिक्षक छात्रों को एक संकुचित क्षेत्र में
जो है समय सारणीबद्ध ये पढ़ाई होती है। शिक्षक अपने समय के अनुसार, अपने पीरियड के अनुसार क्लास में जाता है और पढ़ाता है। तो छात्र और शिक्षक को एक संकुचित क्षेत्र में बांध देती है। शिक्षक पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय वस्तु से जूझता है, यानी उसी पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को वो पढ़ाता है। फलस्वरूप बालक का विकास रुक जाता है, यानी मल्टी डायमेंशनल विकास नहीं हो पाता बालक का। इस विधि से शिक्षक और छात्र के मध्य संपर्क नहीं बन पाता। वो सिर्फ रटी रटाई और लिखी लिखाई चीज़ें ही पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास अधिक समय नहीं होता, क्योंकि एक ही शिक्षक अनेक कक्षाओं में पढ़ाता है। इस विधि से शिक्षक तो सक्रिय रहता है, लेकिन बालक निष्क्रिय रहते हैं। अब जब शिक्षक ही पढ़ाता जाएगा तो बालक निष्क्रिय हो जाएंगे। प्रत्येक बालक पर अलग अलग ध्यान देना उन्हें सक्रिय करने के लिए आवश्यक होता है। छात्र चुपचाप, जो कमज़ोर छात्र होंगे वो उसी भीड़ में चुपचाप बैठे रहेंगे, आप उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये भी इसकी कमज़ोरी है। कक्षा में सभी बालकों को एक साथ एक ही विधि से पढ़ाने में बालकों का हित नहीं होता, मंदबुद्धि बालक पीछे रह जाते हैं। अब इसकी सुविधा के लिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप अगर इस शिक्षण को प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि ये सभी जगह प्रयोग होता है, तो आप इसमें जो मंदबुद्धि या पिछड़े बालक हैं उनके लिए आप उपचारात्मक शिक्षण का अगर प्रयोग करेंगे तो वो भी जो है सभी बच्चों के बराबर आ जाएंगे। लेकिन आपको उपचारात्मक यानी रेमेडियल टीचिंग का प्रयोग करना होगा, ऐसे बच्चों को पहचान कर। ये इससे संबंधित प्रश्न है कि संप्रेषण के सभी घटक अभ्यास में एक दूसरे से संबंधित हैं, वे कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आपको इसका आंसर खुद ही करना है। जैसे कि आपने घटक पढ़ा, तो अब वो एक दूसरे से कैसे संबंधित है। जैसे कि हमने घटक पढ़ा था कि जो प्रेषक होता है वो सूचनाएं यानी संदेश दूसरा घटक है, प्रेषित किया जाता है किसी माध्यम के थ्रू प्रेषित किया जाता है। किसको प्रेषित किया जाता है? जो भी रिसीवर होता है या अचीवर होता है, जिसको भेजा जा रहा है उसको उस तक वो संदेश पहुंचता है, तो वो जो है उसका प्रतिपुष्टि देता है, यानी वो फिर जो है उसका प्रत्युत्तर देता है कि हाँ मुझे संदेश मिल गया और जैसा कि वैसा समझ लिया, जैसा वो अपना जो है फीडबैक उसको देता है जिसने संदेश भेजा है। तो यही घटक है और ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है? ऐसे ही संबंधित है कि बिना एक के दूसरे की जो है दूसरे को संचालित नहीं किया जा सकता। अगर अचीवर ही ना हो तो संदेश किस काम का? सुनने वाला समझने वाला नहीं होगा तो फिर संप्रेषण अधूरा रह जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं प्रभावी संप्रेषण के तरीके, मेथड्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के विषय में पता करना है कि इसके क्या क्या तरीके होते हैं, आप अपने संप्रेषण को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब ध्यान देने योग्य बिंदु ये है कि आपका जो भी संप्रेषण हो उद्देश्यपूर्ण हो। आप शिक्षक होने के नाते अगर आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आप जो संप्रेषण कर रहे हैं जो वो आपके सब्जेक्ट से, आपके कोर्स से, आपकी कक्षा से संबंधित होना चाहिए। कक्षा के जो बच्चे हैं उनके स्तर से संबंधित होना चाहिए। एक उद्देश्य होना चाहिए उन्हें ज्ञान देने का। आप उन्हें बहुत अलग ज्ञान प्लेटफॉर्म का नहीं दे सकते। आप उस कक्षा के अकॉर्डिंग, उनकी बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंग आप उन्हें शिक्षित कर सकते हैं। तो आपका जो संप्रेषण हो वो उसी के एक चारों तरफ घूमता हुआ होना चाहिए। आपका शिक्षण उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, ये संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। दूसरा है अध्यापन आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। आपको निर्देशात्मक जो है अध्यापन का प्रयोग करना है। संप्रेषण आदेशात्मक नहीं होना चाहिए। अतः कक्षा का वातावरण कठोरता नीरसता से युक्त हो जाता है। अब अगर आप हर चीज़ का आदेश देंगे, कल ये करके ही लाना, कल तुमको 4 पेज होमवर्क करना है ये, तो ऐसे में ये आदेशात्मक वातावरण बन जाता है। आप बच्चों को दिशा निर्देश दीजिए कि ऐसे आप कोई मॉडल तैयार करा सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि आपने जैसे पर्यावरण का कोई टॉपिक पढ़ाया तो आप कह सकते हैं कि कल आप सभी अपने चारों ओर जो आप यहाँ से घर तक जाते हैं उसके बीच में जो जो पेड़ पौधे पड़ते हैं आप उनको उनके विषय में लिख कर लाएंगे कि कौन कौन से पेड़ आपने देखे, कौन से आपके घर में हैं, कौन से आपके पड़ोस में हैं। तो पर्यावरण से जुड़े ये टॉपिक जागरूकता बढ़ाएंगे और निर्देशात्मक है। सभी बच्चों का आंसर अलग अलग होगा। इससे बहुत सरलता
सौहार्दता, स्नेह और सहानुभूति युक्त जो है वातावरण बनेगा और बच्चे भी इससे स्वयं सीखेंगे। प्रेरणास्पद होना चाहिए, वह उनके पूर्व अनुभवों पर आधारित होना चाहिए, साथ ही उनकी रुचियों तथा प्रवृत्तियों का विकास करने वाला होना चाहिए। बाल केंद्रित होना चाहिए। वर्तमान समय में शिक्षा बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। तो बच्चे को केंद्र में रहकर पाठ्यक्रम भी निर्माण होता है और बच्चे को ही केंद्र में रखकर शिक्षित भी किया जाता है। तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर आपको अपना लेसन प्लान तैयार करना है और उस हिसाब से उन्हें पढ़ाना है। सुनियोजित, सुनियोजित यानी सुनियोजित ढंग से यानी भली प्रकार से योजना बनाकर आपको संप्रेषण करना है। यानी आप कक्षा में जा रहे हैं तो आप पहले से पाठ्य योजना बना कर जाएं। प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित हो। प्रजातांत्रिक पद्धति मतलब कि आपके कक्षा में सभी बच्चों को समान अधिकार हो। सभी बच्चे, चाहे वो उच्च वर्ग के हों या निम्न वर्ग के हों, चाहे वो स्त्री हो या मतलब चाहे वो बालिका हो या बालक हो, सभी को समान रूप से आप देखें, सभी को समान रूप से पढ़ाएं, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, सभी को प्रश्न पूछने का अधिकार हो। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक पद्धति हो गई। सक्रिय अध्यापन क्या होता है? सक्रिय अध्यापन करें। प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि कक्षा में उचित वातावरण बनाया जाए, छात्र एवं अध्यापक दोनों सक्रिय रहें। कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफा संप्रेषण ना हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षक बोलता जा रहा है, बच्चे भी सक्रिय होने चाहिए, केवल श्रोता नहीं होने चाहिए। ऐसे में बच्चे भटकने लगते हैं। तो आपको बीच बीच में उन्हें कोई ना कोई क्रियाकलाप कराते रहना ताकि बच्चे आपके शिक्षण में इन्वॉल्व रहें, सक्रिय रहें। विषय से क्रमबद्धता, विषय से क्रमबद्धता कि मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं वो विषय से क्रमबद्धता उसकी मतलब वो जुड़ा हुआ हो, उसका क्रम नहीं टूटना चाहिए। आप जैसे कि आप किसी भी चीज़ को सरल से कठिन की ओर ही शुरू करेंगे, अन्यथा छात्र भ्रमित हो जाएगा। तो पहले बच्चे को वहाँ से शुरू करिए जहाँ से बच्चे को पता है, फिर धीरे धीरे आप उसे बताते चले जाएंगे तो वो जुड़ता जाएगा कि हाँ ये इसके बाद ये है, तो वो चीज़ें बहुत ही आसानी से कंज्यूम कर लेगा। लेकिन अगर आप अचानक से हार्ड लेवल पे पहुँच के क्रमबद्धता का आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर बच्चा समझ नहीं पाएगा। सहयोग की भावना का विकास संप्रेषण में, जैसे कि यहाँ किसी भी विषय को पढ़ाते समय अध्यापक यदि बीच बीच में प्रश्न करता है तो छात्र की जिज्ञासा तथा शिक्षण के प्रति रुचि बढ़ती है, साथ ही उसमें सहयोग की भावना का विकास होता है। यहाँ भी वही चीज़, सहयोग की भावना मतलब बच्चे को आपको जो है क्रियाशील रखना है ताकि बच्चे को लगे कि उसकी भी इस क्लास में कोई ना कोई भूमिका है। पाठ की तैयारी, पाठ की तैयारी प्रभावी संप्रेषण के लिए पाठ की पूर्ण तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए। आप अगर किसी लेसन को पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले से ही आप उसकी योजना बनाकर क्लास में जाएं ताकि बच्चों की समस्याओं को हल कर सकें, उन्हें ठीक से समझा सकें तथा उनके प्रश्नों का आप उत्तर दे सकें। पूर्व ज्ञान से संबंधित जो भी पाठ पढ़ाने जा रहे हैं पहले उसे उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित करना होगा। आप ऐसे प्रश्न करें कि बच्चा समझ जाए कि और उसी के उत्तरों से आप उस लेसन को उसके सामने प्रस्तुत करें। तो ये उसके जो है पूर्व ज्ञान से संबंधित कोई भी कहानी, कविता आदि जो भी पढ़ाने जा रहे हैं आप उसको उसके पूर्व अनुभवों से, जहाँ से बच्चा जानता है, उससे रिलेट करें। सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग, आप जो भी पढ़ा रहे हैं उससे जुड़ी सहायक सामग्री का प्रयोग आप क्लास में कर सकते हैं। श्यामपट्ट का अधिकाधिक प्रयोग करने क्योंकि बच्चे देखते ज़्यादा हैं। चार्ट, मॉडल, चार्ट पट्टिका, फ्लैश कार्ड तथा वीडियो क्लिप का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे छात्र रुचिपूर्ण आपके शिक्षण में अपना जो है भाग लेता है। स्वतंत्र वातावरण हो, कक्षा का वातावरण स्वतंत्र हो, संप्रेषण अनुशासित होते हुए भी खेल के समान स्वतंत्र वातावरण में पूरा हो ताकि छात्रों को रुचि का अधिकाधिक विकास हो, मतलब छात्रों की रुचि का अधिकाधिक विकास हो। यानी छात्र जो है स्वतंत्र वातावरण में अधिक सीखते हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं कि आप डांट कर चुप करा दें, उन्हें प्रश्न ही ना पूछने दें, कुछ बोलने ही ना दें कि उन्हें समझ में आया कि ना आया। तो ऐसा वातावरण नहीं रखना है, आपको स्वतंत्र वातावरण रखना है जहाँ पर बच्चा आपसे जुड़कर ठीक से अध्ययन कर सके। नेक्स्ट है आत्मविश्वास की जागृति। संप्रेषण की
आत्मविश्वास की जागृति। संप्रेषण की अच्छी तैयारी अध्यापक में आत्मविश्वास जागृत करती है। यानी आप जब लेसन को अच्छे से तैयार करके गए, उससे जुड़े आपको क्या क्या प्रश्न करने हैं, ये सब आप पहले से तैयार करके गए, तो आप एक आत्मविश्वास रहेगा बच्चों को पढ़ाते समय। और वो आत्मविश्वास जो है आपके शिक्षण को उत्तम बनाएगा। बालक को पूर्ण ज्ञान प्रदान करना। अगर आप तैयारी करके गए तो बालक से के जो भी प्रश्न होंगे आप उनका सही उत्तर दे पाएंगे। साथ ही छात्रों की विविध समस्याओं का समाधान भी आपके द्वारा किया जा सकेगा। अध्यापन रुचिपूर्ण यानी अध्यापन उपचारपूर्ण होना चाहिए। उपचारपूर्ण, जो हमारे क्लास के पिछड़े या मंद छात्र हैं, मंद गति से सीखने वाले, उनको भी ध्यान में रखकर हमें शिक्षण करना चाहिए, ताकि वो भी सामान्य बच्चों की भांति ही शिक्षित हो सके। तो हाँ, जब हम छात्र को कुछ सिखाना चाहते हैं तो संप्रेषण के द्वारा जो ज्ञान या संदेश दिया जा रहा है, यदि वह छात्र इस ज्ञान को भली भांति ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्र की इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाए। क्रियाशीलता एवं छात्र को अपनी बात कहने के अवसर। छात्र को क्रियाशील रखें। अनुभव जो है, छात्र को आप जो भी पढ़ा रहे हैं उससे जुड़ा कोई ना कोई एक्टिविटी आप बच्चों को कराते रहें, ताकि बच्चे क्रियाशील रहें और आपकी ओर ध्यान दें। और अपनी बात कहने का अवसर। बच्चा अगर कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो आपके क्लास में उसे इतनी स्वतंत्रता हो कि वो अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सके, क्योंकि अपनी जिज्ञासाओं को वो आपसे ही शांत कर सकता है। आप ही उसके प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं। पुनरावृत्ति बिंदु है। एक ही व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी दी जाती है, दूसरा व्यक्ति समझ लेता है, तो वह संप्रेषण कहलाता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। शिक्षण की समस्त प्रक्रिया विभिन्न प्रकार से ज्ञान, बोध एवं समझ विकसित करने के लिए की जाती है। अतः ज्ञान की संरचना शिक्षण के स्रोत में एक महत्वपूर्ण संरचना है। इस प्रकार की शिक्षण प्रणाली में शिक्षक तथा छात्र दोनों ही सक्रिय रहकर अंतःक्रिया करते हैं। इसलिए प्रभावी संप्रेषण का शिक्षण में विशेष महत्व या आवश्यकता होती है। संप्रेषण के 5 घटक हैं: प्रेषक, माध्यम, संदेश, ग्राही तथा प्रतिपुष्टि। तो इन 5 घटकों में संबंध बताना है आपको, जैसा कि वहाँ पे क्वेश्चन था। विषय ज्ञान देने वाला संप्रेषण, विषय सामग्री, संदेह व ग्रहण करने वाला ग्राही होता है। यहाँ पे बताया गया कि जो ज्ञान देने वाला है, जो सूचना संप्रेषित कर रहा है, वो संप्रेषण, विषय सामग्री या संदेश जो भी दी जा रही है वो संदेश होता है, और जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति है वो ग्राही कहलाता है। संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, एक तो व्यक्तिगत संप्रेषण और सामूहिक संप्रेषण। सामूहिक संप्रेषण से आज हमने पढ़ा। व्यक्तिगत संप्रेषण व्यक्तिगत तौर पर दिया जाता है। सामूहिक संप्रेषण एक कक्षा शिक्षण को हम देख सकते हैं, तो वो सामूहिक संप्रेषण होता है। प्रभावी संप्रेषण के तरीके, तो अभी हमने पढ़े प्रभावी। आप संप्रेषण को कैसे प्रभावी बना सकते हैं? आपका संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण हो, निर्देशात्मक हो, प्रेरणास्पद हो, बाल केंद्रित हो, सुनियोजित हो, प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित हो, सक्रिय अध्यापन हो, क्रमबद्धता हो, सहयोग की भावना हो, पाठ की तैयारी आपने पूर्व से की हो, पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग किया जा रहा हो, स्वतंत्र वातावरण हो, आत्मविश्वास की जागृति, उपचारात्मक शिक्षण तथा क्रियाशीलता। तो जब ये सारे पॉइंट्स होंगे तो आपका शिक्षण प्रभावी बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा संप्रेषण लेसन पूरा हुआ। नेक्स्ट 3rd लेसन हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। संचार वह क्रिया है जिसके द्वारा 2 या अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विचार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली भांति समझ लेता है। यह कथन किसका है? पॉल लीगन्स का है। संप्रेषण कार्य का संप्रेषण होना चाहिए कैसा? स्पष्ट होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए। उपरोक्त सभी संप्रेषण का वास्तविक अर्थ है सूचनाओं को भली प्रकार प्रेषित करना। सामूहिक संप्रेषण का गुण है
सामूहिक संप्रेषण का गुण है। क्या गुण है सामूहिक संप्रेषण का? यह विधि सरल सस्ती होती है, छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है, नेतृत्व कुशलता का विकास करती है। उपरोक्त सभी। संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण। संप्रेषण प्रक्रिया के तरीके हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के तरीके कौन कौन से हैं? प्रेरणास्पद होती है, चिंतन या लेखन। तो उपरोक्त सभी। सक्रिय अध्यापन से तात्पर्य। सक्रिय अध्यापन से तात्पर्य क्या है? शिक्षक तथा छात्र दोनों सक्रिय, दोनों की सक्रियता, शिक्षक की सक्रियता, छात्र की सक्रियता, या उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा शिक्षक तथा छात्र दोनों की सक्रियता। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी द्वारा पढ़ाया गया ये पाठ पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।